हमने अभी तक जो पढ़े हैं क्लास 45,001 के, वो सारे प्लान का हिस्सा थे, यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा। इस में हम अब जो है एक दफ़ा फास्ट रिवीजन कर लेंगे सारी चीज़ों की, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो इसका जो क्लास 4 था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन का हमें कॉन्टेक्स्ट फाइंड करना है, यानी क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे कौन से लोग हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर जब हमें कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, हमें पता चलेगा हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमारा एरिया क्या है, हमारे लोग कौन हैं, क्या हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हम, जाहिर बात है, हमारी उससे इंटरेस्टेड पार्टीज निकल आएंगी। इंटरेस्टेड पार्टीज जब निकलेंगी तो हम उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। जब वो हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम अपना स्कोप बड़ा अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। और जब स्कोप हमारे पास आ जाता है तो देन फिर हम अपने ओश मैनेजमेंट सिस्टम पे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं। देन हमने कहा यार, अब हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करने लगे हैं, तो जाहिर बात है, काम करने से पहले हमें कमिटमेंट चाहिए। यानी कोई भी सिस्टम है, विदाउट लीडरशिप के वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। विदाउट लीडरशिप के हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी वर्क प्लेस पे। तो हमें लीडरशिप की कमिटमेंट चाहिए होगी। तो हमने लीडरशिप की बात की। जब लीडरशिप की हमने कमिटमेंट की बात की तो हमने कहा जी, वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मुतारिफ करवाएं, वो पॉलिसी पे कमिटमेंट अपनी शो करें। देन फिर हमने कहा जब वो पॉलिसी बन जाएगी तो जाहिर बात है उन्हें ही चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दें। जब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो गई तो फिर हमने कहा जी अब हम प्लानिंग में चले जाते हैं। तो अब हम अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमने अपने रिस्क भी निकाल लिए, अपॉर्चुनिटीज भी निकाल ली। अब ये सारा पेपर वर्क हो रहा है, हम रिस्क भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी, कंट्रोल्स भी लगा दिए, रिस्क असेसमेंट्स हमने डेवलप कर ली, एग्जिस्टिंग कंट्रोल हमने चेक कर लिए। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। जाहिर बात है, जब हमारे पास रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आ गई तो हमें पता चल गया कि हम इधर खड़े हुए हैं और इधर हमें जाना है। उसके लिए हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग की। और ऑब्जेक्टिव सेटिंग में भी हमने कहा जी, लीडरशिप की भी जिम्मेदारी है कि वो ऑब्जेक्टिव सेटिंग में भी इंगेज करे अपने आप को। और हमने अ, एक प्लानिंग फेज में अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हर लेवल पे। और हमने कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एम के साथ अलाइंड हो, ऐसा ना हो कि वो कोई अलग हो। देन हमने कहा अब हमारे ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गए हैं, तो जाहिर बात है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अब हमें कोई सपोर्ट चाहिए। तो फिर हमने सपोर्ट की बात की। हमने कहा हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हमारी सपोर्ट हैं, हमारे पास जो कंपिटेंसी है, जो लोग कंपिटेंट है, ये हमारी सपोर्ट है। अवेयरनेस क्रिएट करना, एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन होना, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना, तो ये सारी हमारे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे स्पोर्ट के क्लास में आती थी। तो ये सारे पीडीसीए साइकिल में प्लान की अम्ब्रेला के नीचे फॉल करते हैं। तो यहाँ तक इस स्टैंडर्ड का एक बड़ा हिस्सा इस स्टैंडर्ड का है जो कि हमने पढ़ा। और मैंने कोशिश की कि आपको अपने जो हम मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है उसमें से चीज़ें निकाल के दिखाता भी रहूं कि इनको कैसे डेवलप करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करने हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे सेट करनी है, स्कोप कैसे सेट करना है, इंटरेस्टेड पार्टीज कैसे निकालनी है, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज कैसे निकालने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है, अवेयरनेस की जहाँ पे बात आती है तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे कंडक्ट करना है। मैंने कल आपको अपना टीएनए निकाल के बताया, ट्रेनिंग कैलेंडर निकाल के बताया। और मेरी कोशिश यही थी कि प्रैक्टिकली कैसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करते हैं वो आप खुद देख भी लें। वीडियोस मैंने सारी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दी हैं, किसी टाइम पे भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके वहां से अपने इस लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ, 100%। मैं भी यानी अभी लर्निंग फेज में हूँ, सीख रहा हूँ। मैंने अपने आप को कभी भी परफेक्ट नहीं माना है। तो आप क्रॉस चेकिंग, क्रॉस सेटिंग, क्रॉस चीज़ों को देखते ज़रूर रहा करें। किसी एक के नॉलेज पे बिल्कुल 100% रिलाय ना किया करें। और वो एक गेटवे होता है, जब बंदा किसी क्रॉस चेक करता है तो बंदा सीखता है। अब हम जा रहे हैं डू फेज में, पीडीसीए साइकिल की डू, चेक और एक्ट फेज। ये छोटे छोटे क्लास हैं, इनको हम इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत कुछ इसमें हमें सीखने का मौका मिलेगा। अब हम
पहले जो कुछ हम प्लानिंग फेज में कर रहे थे वो सारा एक, हम थ्योरेटिकल चीजों को देख रहे थे, हम टीमों को एंगेज कर रहे थे, हम ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, हम ज्यादा ये चीजें कर रहे थे। अब हम चूंकि डू फेज में आ गए, इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ गए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज पे अब हमें प्रैक्टिकली क्या करना है वो हम देखेंगे। इसी तरह जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम हमें उनको एवेल्युएट कैसे करना है। और एंड में जब एवेल्युएशन हो जाती है तो फिर जाहिर बात है, अगर वो अच्छी हो, अगर हम कोई अच्छा काम करें तो हमें उसका रिवार्ड मिलता है, अगर कोई बुरा करें तो हमें एक अच्छा सबक मिलता है और हम उससे सीख के अपने आप को दोबारा इम्प्रूव करते हैं। तो अभी हम डू चेक एक्ट पीडीसीए साइकिल के जो फेज हैं, जिसको ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट कहते हैं, अभी हम उस पे जाएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। इस पे मैं आपको साथ साथ अपना प्रोसीजर भी दिखाता रहूंगा ताकि आप देखते रहें। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब जबकि हम इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल एंड मेंटेन द प्रोसेस needed to meet the occupational health and safety management system requirement, eliminating hazard and reducing OSH risk। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने हैजर्ड्स, रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं पीछे, अब हम उनको रिड्यूस करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे करेंगे? हायरार्की ऑफ कंट्रोल से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाएंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे। तो इस तरह हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल से उन रिस्क को कंट्रोल करेंगे। फिर वो कहता है कंट्रोल कैन इंक्लूड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल कैन बी implemented following a hierarchy, elimination, substitution, administrative, and can be used individually or in combination। अब देखें, इस पे आपका एक और कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि जब भी हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं, हैजर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे एक ही कंट्रोल इंप्लीमेंट हो। तो वो कह रहा है कि जी, स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि आप एट अ टाइम दो दो तीन तीन कंट्रोल्स भी लगा सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। राइकी ऑफ कंट्रोल में नॉर्मली टिकटॉक पे बहुत से लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी लग रहा है, इंजीनियरिंग भी लग रहा है। बिल्कुल, परमिट टू वर्क सिस्टम एक इंजीन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। लेकिन उस परमिट टू वर्क के अंदर बहुत से कंट्रोल ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कंट्रोल होंगे, जो सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे पास। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। फिर वो कहता है हम मैनेजिंग द रिस्क थ्रू एमओसी एंड कंट्रोल एनी चेंज दैट मे अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है ये मैंने खुद लिखा है, ताकि मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे पता चले ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहता है जी, जब हम कोई चेंज लाते हैं अपने प्रोसेस में, जब आप अपने प्रोसेस में चेंज लेके आते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे कोई इक्विपमेंट नहीं लगा देंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, तो जाहिर बात है रिस्क भी चेंज हो जाएंगे, हैजर्ड भी चेंज हो जाएंगे, कंट्रोल्स भी चेंज हो जाएंगे, उसको ऑपरेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इन सारी चेंजेस की वजह से ना रिस्क जो है वो रिस्क फैक्टर चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जब हमारे वर्क प्लेस पे कोई मॉडिफिकेशन हुई है तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू में चले जाना चाहिए। हमारे वर्क प्लेस पे कोई तूफान आ गया है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, अब चेंज आ गया है, चेंज आया है तो जाहिर बात है उसको रिव्यू होना चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं, या मैंने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वहाँ पे आंधी आ जाती थी, तो हम क्या करते थे कि वो जो उस आंधी आने की वजह से स्ट्रक्चर है इसका फोल्डिंग के, उन सारों में से ग्रीन टैग निकाल के रेड डाल देते थे। अब वो दोबारा इंस्पेक्ट होती थी ड्यू टू चेंज। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया हुआ था, जिसको एमओसी हम कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो जब भी आपके प्लांट पे कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज का एक चेंज प्रपोजल फॉर्म होता है, और जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया था, उन सब को वो मैनेजमेंट चेंज प्रपोजल फॉर्म जाता है, और वो अपने अपने कमेंट्स देते हैं कि इस चेंज की वजह से ये चीज़ चेंज हो गई है। प्रोसेस वाले अपना कमेंट डालेंगे, भाई जी ये मशीन लगी है तो इसकी वजह से प्रोसेस में ये चेंज आया है। एनवायरनमेंट वाला अपना देगा, भाई जी ये मशीन लगी है तो नॉइज इससे बढ़ गया है। सेफ्टी वाला अपना देगा, भाई जी ये मशीन लगी है तो इस मशीन की सरफेस हार्ड है, इस मशीन का
जो है वो रोटेटरी पार्ट एक्सपोज है, इंटेंजलमेंट हो सकती है, तो इसकी आरपीएम इतनी ज्यादा है, तो सेफ्टी वाले अपने कमेंट देंगे और फिर हमारी जो रिस्क असेसमेंट है जो कंडक्ट हमने की हुई है वो रिवाइज होगी, वो रिव्यू होगी दोबारा से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा रिस्क रजिस्टर होता है, या हमारी जो जिस रिस्क की हम बात कर रहे हैं कि हमें उसको एलिमिनेट करना है, उसको कैसे एलिमिनेट हम करते हैं। मैं अपना रिस्क रजिस्टर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हमारा कोहार्ट सीमेंट का रिस्क रजिस्टर है। इस रिस्क रजिस्टर के स्टार्ट में हमने क्या किया है कि अपने प्रोबेबिलिटी सवेरिटी के जो फैक्टर्स जिन पे हमने रिस्क को कैलकुलेट करना है, यानी वो क्राइटेरिया जिस पे हम रिस्क को रेट करेंगे, तो ये 4x4 का बेसिकली मैट्रिक्स है जिसके ऊपर हम रिस्क का लेवल कैलकुलेट करते हैं। 5x5 भी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, 6x6 भी यूज करती हैं। जितने ज्यादा इस मैट्रिक्स में से आप बढ़ाते जाएंगे नंबर्स, तो उतना ज्यादा समझें आप माइन्यूटली रिस्क को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। यानी मैं कहता हूं कुड हैपन इन सीमेंट इंडस्ट्री, हियर्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री, हैज अकर्ड वंस इन ए ईयर, हैज अकर्ड सेवरल टाइम इन ए ईयर। अगर मैं इसको बढ़ा बढ़ा दूं एक मैट्रिक्स को और, तो मैं फिर एक फैक्टर और ऐड कर दूंगा, यानी मैं इतना माइन्यूटली रिस्क को मॉनिटर कर रहा हूं। ये किसी ने मुझसे उस दिन व्हाट्सएप पे सवाल भी पूछा था, तो मैंने उसे यही बताया कि जी जितना माइन्यूटली आप रिस्क को मॉनिटर करते हैं उतने ज्यादा मैट्रिक्स आप बढ़ा देते हैं। अब जब हम रिस्क रजिस्टर की तरफ जाते हैं तो देखें, सबसे पहला एरिया है इसमें क्वेरी। क्वेरी एरिया के जितने भी रिस्क थे हमने आइडेंटिफाई किए, उनको इस मैट्रिक्स के थ्रू रेट किया। फिर करंट कंट्रोल्स, एक्शन रिक्वायर्ड, पीपी इज रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हमारी कौन सी हैं, प्लस हमारा अपडेटेड स्टेटस क्या है, क्या चीजें कंप्लीटेड हैं, क्या पेंडिंग है। ये क्वेरी हो गया। ये देखें, ये फिर क्वेरी हो गया। ये हमारा क्ले क्रशर हो गया, लाइमस्टोन क्रशर हो गया, उसके रिस्क लो मीडियम हाई जितने भी हैं। फिर देखें रॉ मिल हो गया। ये देखें, ये रॉ मिल एरिया हो गया। ये देखें कोल मिल हो गया, कोल मिल के सारे रिस्क हो गए। प्लस सीसीआर बिल्डिंग्स के अंदर जो हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं। सीमेंट मिल लाइन 3 हो गया, सीमेंट मिल लाइन 3 हो गया, सीमेंट मिल लाइन 3, सीमेंट मिल लाइन 4, सीमेंट मिल लाइन 4। ये देखें, ये एक पूरा रजिस्टर बना हुआ है, यानी एक कंप्लीट रजिस्टर है जिसमें हमारे पूरे, नॉर्मली लोग टिकटॉक पे सवाल पूछते हैं रिस्क रजिस्टर सर क्या होता है। ये होता है रिस्क रजिस्टर। आप देखें कि हर एरिया इसमें WHRP, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट, ये सारे WHRP के रिस्क हैं। ये जिस स्टोर के अंदर क्या क्या रिस्क हैं, मेन स्टोर ऑफिस, एनर्जी ऑफिस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रिंटर, इनसे रिस्क क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, फायर हो सकती है, इक्विपमेंट में ओवर हीट हो सकती है। फायर के क्या हाई रिस्क है, इलेक्ट्रिक्यूशन फायर इक्विपमेंट में ओवर हीटेड के मीडियम टाइप रिस्क हैं, उन पे क्या कंट्रोल्स हमने लगाए हैं। अब ये रिस्क रिस्क जो रजिस्टर है, ये अकेले मैंने डेवलप नहीं किया। अच्छा, इसमें जितने एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, उन सारे एरियाज के HODs के साथ बैठ के लीड मैंने जरूर किया है इस प्रोसेस को। दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉय कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। मैंने उन सब को बुलाया है, ग्रेड एंड वर्डसिला पावर प्लांट, उन लोगों को बुलाया है और कहा है जी ये रिस्क असेसमेंट है, इसमें ऐड भी करें और इसमें जो चीजें सब्सट्रैक्ट करनी है वो भी करें, और कंट्रोल्स चेक करें ये मैंने ठीक इसमें डिफाइन किए हैं। उन्होंने इसको रिव्यू किया है और रिव्यू करके मुझे इंश्योर किया है कि जी ये रिस्क असेसमेंट जो है, रिस्क रजिस्टर है, ये ठीक है। और इसकी ये तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, वैसे इसकी अप्रूव्ड कॉपी भी मेरे पास मौजूद है जो कि मास्टर कॉपी है। और ये मास्टर कॉपी बेसिकली मेरे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास है। और जब भी कोई एडिटर आता है तो इस रिस्क रजिस्टर को देखता है। ये एनुअली रिव्यू होता है। प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन आ जाए, ये तब भी रिव्यू होगा। प्लांट पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ये तब भी रिव्यू होगा। तो इन सारी सूरतों में कोई एक्सीडेंट मेजर हो जाए, ये तब भी रिव्यू होगा। ठीक है जी, आगे करते हैं।
वो कहता है इंश्योर परचेज, लास्ट जो ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल का, वो कहता है इंश्योर परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आके आपका ऑडिटर चेक भी करता है, या आप कल ऑडिटर बनेंगे तो जरूर इसको चेक कीजिएगा। वो कहता है जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो देखें उस प्रोक्योरमेंट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट को देखा गया है, उस चीज को कंसिडर किया गया है। अब वो प्रोक्योरमेंट, आप केमिकल परचेज कर रहे हैं तो आप देखें भाई ये केमिकल एज पर स्टैंडर्ड है, इसके साथ एसडीएस मौजूद है, इसके सारे प्रिकॉशंस की कंप्लायंस को इंश्योर किया गया है। आप कोई कंट्रैक्टर हायर कर रहे हैं तो कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ होना चाहिए, और कंट्रैक्टर असेसमेंट फॉर्म होना चाहिए। जब कंट्रैक्टर आपके पास आता है तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि कंट्रैक्टर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी प्रीवियस एक्सीडेंट हिस्ट्री क्या है, इसके पास टोटल मैन पावर कितनी है, कंपिटेंट स्टाफ कितना है, इसकी इक्विपमेंट थर्ड पार्टी सर्टिफाई कितनी है, इसके लिफ्टिंग गियर कितने थर्ड पार्टी सर्टिफाई हैं, इसके यानी इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, आने से पहले मेथड स्टेटमेंट इसने सबमिट करवाई है, आने से पहले अपने प्रोजेक्ट की रिस्क असेसमेंट इसने सबमिट करवाई है, इसके पास चेंज प्रपोजल का कोई फॉर्म है, इनका इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। एक चेकलिस्ट होती है, वो आप फिल करते जाते हैं तो आगे उसके नंबर होते हैं, जिस पे टिक करेंगे 10 नंबर मिलते जाएंगे। एंड में अगर 100 में से आपके कंट्रैक्टर ने 80 नंबर ले लिए हैं तो आप कहेंगे ठीक है जी, ये असेसमेंट इसकी ठीक है, ये अच्छा कंट्रैक्टर है। तो आपने प्री कंट्रैक्टर असेसमेंट करनी है और देखना है कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी तरह मशीन आपके पास आती है तो एक होती है सब स्टैंडर्ड मशीनें लोग ले आते हैं, सब स्टैंडर्ड्स का फोल्डिंग ले आते हैं। तो आपने देखना है कि ये ओश रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर भी रही है ये प्रोक्योरमेंट के नहीं कर रही है। तो दैट इज बेसिकली ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम इन चीज़ों को देखेंगे, और ऑडिटर्स इन चीज़ों को आके चेक करते हैं कि भाई मुझे अपने कंट्रैक्टर मैनेजमेंट जो आपका प्लान है या कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट का आपकी जो एसओपी है मुझे दिखाएं, मुझे अपना मैनेजमेंट ऑफ चेंज का प्रोसीजर दिखाएं, आप कैसे मुझे अपना रिस्क रजिस्टर रिव्यू करवाएं। तो ये सारी चीजें ऑडिटर देखते भी हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ एक क्विज भी शेयर करूंगा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कल एक चेकलिस्ट भी शेयर करूं। जब ऑडिटर जाता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है। एक स्टूडेंट है या एक प्रोफेशनल है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर इस ऑडिट को करना कैसे है, कंडक्ट कैसे करना है। तो उस ऑडिट को कैसे कंडक्ट करना है उसके लिए एक चेकलिस्ट डेवलप की हुई होती है ऑडिटर्स ने, मैं वो आपको दे दूंगा। आप अपनी मर्जी से भी चेकलिस्ट डेवलप कर सकते हैं, मैं एक दो सैंपल्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आप कल अपनी चेकलिस्ट डेवलप कर सके। काइंडली आप मुझे जो है ना, अ, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर है मोहम्मद अली भाई, आप उनको मैसेज कीजिएगा, वो आपके साथ लिंक शेयर करेंगे ग्रुप का, और उस ग्रुप में हम चेकलिस्ट भी शेयर कर देंगे। उसमें सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमसे इस सर्टिफिकेट को प्रोसेस करवाया है, जो नहीं भी करवा रहे हम उस ग्रुप में उनको ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम उसमें वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। असल में मेरे जो उस्ताद थे ना, मेरा एक टीचर था, नाइजेरियन था प्रोजेक्ट पे, तो वो मुझे हमेशा कहा करता था कि आपकी चीज की वर्थ तब होती है जब उसकी नीड होती है। तो अब इस ग्रुप को ऑलमोस्ट 500 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन हम 40 से 45 लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि उस 500 में से 39 की नीड है ये कोर्स। तो उस चेकलिस्ट की वर्थ तभी है कि जब आप 40 लोगों के पास जाए। जब उन 450 लोगों के पास चली जाए जिनके लिए ये वर्थ नहीं रखती, तो उस चेकलिस्ट की वर्थ ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो जरूर शेयर कर दूंगा। तो मोहम्मद अली भाई से आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपके साथ लिंक शेयर करेंगे दूसरे ग्रुप का, प्रोसेसिंग का एक हमारा ग्रुप है जिसमें वो लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोसेस करवाया है, 25 24 25 लोग। तो उनमें हम आपको भी ऐड कर लेंगे और उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। आगे हम 8.2 पे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्ला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जरूर ऑडिटर आके आपके पास चेक करेगा, या कल आप ऑडिटर बने तो जरूर चेक कीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्ला है, और सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा की रोल है इसका। दैट इज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इमरजेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। इमरजेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, देखिए हम हैं सेफ्टी वाले,
हम अच्छे और इफेक्टिव सेफ्टी वाले तब बन सकते हैं कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच हो हमारी, ना कि हमारी रिएक्टिव अप्रोच हो। तो वो लोग जो प्रोएक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कामयाब होते हैं। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस या रेस्पॉन्स ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड कहता है कि आप प्रोएक्टिवली देखें आपकी वर्क प्लेस पे कौन सी पोटेंशियल इमरजेंसीज मौजूद हैं, और उन इमरजेंसीज के अगेंस्ट अपने आप एक्शन सेट करें। पहले से ही आप प्लान कर लें, उस पे आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स करवाएं। मेरी वर्क प्लेस है, इस पे मैंने देखना है कि कौन सी पॉसिबल इमरजेंसीज हैं, यानी कि केमिकल स्पिल हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, फायर eruption हो सकती है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और नंबर ऑफ इमरजेंसीज आपकी वर्क प्लेस पे। H2S पे जो लोग आइलेट गैस में काम करते हैं, H2S रिलीज हो सकती है। कन्फाइंड स्पेस में अनकॉन्शियस हो सकता है बंदा। जो लोग ऑफ शोर पे काम करते हैं वहां पे सी सर्वाइवल की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, यानी प्रोएक्टिवली वो अपनी इमरजेंसीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो कहता है जी, ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, implement and maintain the process need to prepare for and respond to potential emergency situations। वही जो चीज मैंने आपको बताई। फिर वो कहता है to prepare to respond by planning action to prevent or mitigate adverse occupational health and safety impact from emergency situation। अपने आप को यानी रेस्पॉन्ड करना, प्लान कर लेना पहले से ही, जो आपके पास एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है आपके पास जो इमरजेंसी है। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट, कोई चीज उसके मुखालिफ एडवर्सली आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से फॉर एग्जांपल फायर है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट ये आ सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, आपके पास फर्टेलिटी हो सकती है, सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर हो सकता है। तो उसके ये एडवर्स इफेक्ट है, तो आपने पहले से ही प्लान कर लेना है कि आपने उसे कैसे कंट्रोल करना है। फिर रेस्पॉन्ड टू एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन एंड टेक एक्शन टू प्रिवेंट और मिटिगेट द consequences ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। आपने जो एक्चुअल इमरजेंसीज है उन उनको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, उसके हवाले से आपको एक कंप्लीट यानी प्लान कर लेना है, और उनके consequences जो आ सकते हैं उन इमरजेंसी से, उनको कैसे मिटिगेट करना है, ये सारा आपने मतलब मैनेजमेंट सिस्टम में कंसिडर करना है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे इंशाल्लाह, और जब कल आप मैनेजरियल पोजीशंस पे होंगे, तो जाहिर बात है आपको अपने मैनेजमेंट सिस्टम को रिटेन भी करना होगा और डेवलप भी करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स का। चूंकि ये एक ही क्ला है, देखे ना आपने प्लान पीडीसीए साइकिल का प्लान पढ़ा, तो उसमें 4-5 क्लास एग्जिस्ट करते थे, जबकि डू का एक ही ऑपरेशन इसका क्ला है। ऑपरेशन का ये सब फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है। तो इसमें एक दो डॉक्यूमेंट ही आपको प्रिपेयर करने हैं, तो फिर बड़े एक्सटेंसिव प्रिपेयर करने हैं। दूसरा, आपने अपना हर डॉक्यूमेंट इसमें रेफर करना होगा इस प्लान में। अभी मैं आपको अपना इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान भी दिखाता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब हमें इसको कैसे डिवेलप करना है। 1 मिनट और 1 सेकंड रह गया है, इसको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। आपने वीडियो अपनी वर्क प्लेस पे ज़रूर बनानी है, जिसमें आपने मुझे फीडबैक देना है कि ये ट्रेनिंग सेशन कैसा था, ताकि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वो पोस्ट भी करूँ आपकी वीडियोस, और मैं ये जस्टिफाई भी कर सकूं कि वट एवर आई कमिटेड, मैंने वो ट्रेनिंग प्रॉपरली डिलीवर की है और फुल पोटेंशियल के साथ डिलीवर की है। तो चलें आए जी, फिर नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं, मैं आपको अपना ईआरईपी प्लान दिखाता हूँ।